हेलो दोस्तों। आज हम जिस पृथ्वी को देखते हैं, मतलब जो इतनी हरी भरी, शांत और जीवन से भरी हुई है, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। बल्कि अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसका कोई वजूद ही नहीं था। बिल्कुल। मतलब अगर हम करीब 4.5 अरब साल पीछे जाएं। अरे बाप रे, 4.5 अरब साल। हाँ, 4.5 बिलियन वर्ष। ये इतना लंबा समय है कि इंसानी दिमाग के लिए इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। वाकई ये तो बहुत ही ज्यादा है। मैं यही सोच रहा था कि इतने अरबों साल पहले असल में यहाँ था क्या। तो उस वक्त हमारा सौर मंडल ग्रहों का कोई शांत समूह नहीं था जैसा आज दिखता है, बल्कि ये सिर्फ एक बेहद गर्म और बहुत तेजी से घूमता हुआ गैस और धूल का एक विशालकाय बादल था, जिसे विज्ञान की भाषा में नेब्यूला कहते हैं। नेब्यूला। अच्छा, मतलब क्या इस तस्वीर को दिमाग में उकेरने के लिए हम वो मेले वाली कॉटन कैंडी या बुढ़िया के बाल वाली मशीन के बारे में सोच सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। है ना? जहां मशीन के एकदम बीच में सब कुछ बहुत तेजी से गोल गोल घूम रहा होता है और उसी तेज घुमावों की वजह से वो शक्कर के रेशे हवा में उड़ते हुए एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। एकदम सही। और ठीक उसी कॉटन कैंडी मशीन की तरह ये विशाल नेब्यूला भी अंतरिक्ष में भयंकर गति से घूम रहा था। इसी घुमाव के विज्ञान पर निहारिका परिकल्पना टिकी है। निहारिका परिकल्पना मतलब नेबुला हाइपोथेसिस, राइट? हाँ, इसे अद्वैतवादी अवधारणा का नाम भी दिया गया है और इसे सबसे पहले कांट और लाप्लास ने पेश किया था। अद्वैतवादी, इसका मतलब तो हुआ सिर्फ एक स्रोत। तो क्या कांट और लाप्लास का असल में ये कहना था कि सूरज, पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह कहीं अलग अलग जगह से नहीं आए हैं? हाँ, बिल्कुल यही बात है। उनका ये मानना था कि उन सब की पैदाइश उसी एक अकेले गैस के बादल से हुई है। वाओ! लेकिन एक बात सोचकर हैरानी होती है कि एक ही गैस के गोले से ये अलग-अलग इतने बड़े और ठोस ग्रह कैसे बन गए? इसके पीछे फिजिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। होता क्या है कि जैसे जैसे समय बीता, ये विशाल नेब्यूला धीरे धीरे ठंडा होने लगा। और जब कोई गैस ठंडी होती है तो वो सिकुड़ने लगती है। बिल्कुल। और सिकुड़ने की वजह से उसके घूमने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई। अरे हाँ, जैसे जब कोई आइस स्केटर बर्फ पर गोल घूमते हुए अपने हाथों को शरीर के करीब खींचता है तो उसके घूमने की रफ्तार अचानक बहुत बढ़ जाती है। हाँ, एकदम वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। इस ठंडे होकर सिकुड़ते हुए नेब्यूला की गति इतनी प्रचंड रूप से बढ़ गई कि एक जबरदस्त बाहर की तरफ धकेलने वाला बल पैदा हुआ। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, और इसी बल ने गैस और धूल के छल्लों को यानी रिंग्स को मुख्य बादल से बाहर की तरफ अलग कर दिया। जो सबसे बड़ा और गर्म हिस्सा केंद्र में रह गया, वो हमारा सूरज बन गया। और जो छल्ले बाहर अलग होकर घूम रहे थे, सारा जादू वही हुआ होगा? एकदम सही पकड़े। उन छल्लों में मौजूद छोटे छोटे परमाणु और अणु उस तेज घुमाव में लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे। और अरबों सालों के इस टकराव और जुड़ाव से वे छोटे कण बड़े टुकड़ों में बदले और फिर ग्रेविटी ने उन टुकड़ों को समेटकर ठोस रूप दे दिया होगा। हाँ, और इन्हीं से हमारे ग्रह बने, जिनमें से एक हमारी अपनी पृथ्वी है। ये पूरी प्रक्रिया ये समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड में चीजें कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। वाकई, मतलब जो चीजें आज हमारे पैरों के नीचे इतनी ठोस और स्थिर महसूस होती हैं, वे किसी समय में एक उबलती हुई गैस के भंवर का ही हिस्सा थी। हाँ, एक ही गर्म धूल और गैस के बादल ने ठंडे होकर हमारे सूर्य और पृथ्वी जैसे ग्रहों को जन्म दिया है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब अगर हमारा पूरा सौरमंडल, ये विशाल पृथ्वी और बाकी सब कुछ उसी एक गैस और धूल के बादल से बने हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम भी उसी से बने हैं। बिल्कुल। क्या हमारी ये कह सकते हैं कि हम सभी के शरीर का हर एक अणु, हमारी हड्डियों और खून का हर एक कतरा भी असल में उसी अरबों साल पुरानी ब्रह्मांडीय धूल का हिस्सा है? हाँ, वैज्ञानिक रूप से ये बात बिल्कुल सच है। हम सब स्टारडस्ट है। अद्भुत। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ नजर जाए तो इस अकल्पनीय जुड़ाव पर गौर जरूर किया जाना चाहिए।